चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज मैं फिर से आ गया हूँ। इस्लामाबाद में थोड़ी सी ठंड हो गई है बारिश के बाद, तो मैंने जैकेट भी इसीलिए पहनी हुई है और मुझे अक्सर बुखार हो जाता है, तो ये भी एक मसला है। बट आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जी कमेंट्स कर रहे हैं कि जी लीग सिस्टम फ्रेंचाइज लीग सिस्टम, PSL आना चाहिए, PSL आना चाहिए, PSL स्टाइल एक फ़ुटबॉल लीग आनी चाहिए। देखो यार, पहली तो बात ये कि मार्च 2024 PFF इलेक्शन से पहले कोई लीग नहीं आने वाली, ठीक है? ये मैंने आपको गारंटी के साथ बता दिया, ये नहीं होने वाला। दूसरा ये कि PSL स्टाइल जो फुटबॉल लीग है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये है जी हारिस बिन हारून साहब, ठीक है? अब हारिस बिन हारून साहब ने 10 लड़के प्रोड्यूस किए हैं अंडर 16 पाकिस्तान टीम के लिए और अंडर 19 पाकिस्तान टीम के लिए। और अंडर 16 की जो पाकिस्तान टीम थी वो सैफ अंडर 16 में कहाँ पहुँची थी? सेमीफाइनल में। अंडर 19 की जो पाकिस्तान टीम थी वो पहुँची थी फाइनल में, इंडिया से वो हारी थी 3-0। उसके अंदर एक प्लेयर था अदील यूनस, जो कि पाकिस्तान का आई थिंक मैन ऑफ द मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। और वो किस एकेडमी से निकला था? इन्हीं की एकेडमी से निकला था। अब ये जो बंदा है, ये इसने 10 लड़के प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान के इस बोगस निज़ाम में, जिधर कोई लीग नहीं है, जिधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिधर कोई एकेडमीज़ नहीं है। इसका नॉलेज ज़्यादा होगा या मेरा या तुम्हारे जैसे लेमैन का जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगा, हम जैसे फुटबॉल फैंस का? ऑब्वियसली दिस मैन, क्योंकि इसने सिस्टम के अंदर काम किया हुआ है, इसने सिस्टम में काम किया हुआ है। और ये आदमी फ्रेंचाइज सिस्टम से शदीद नफ़रत करता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा समझता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ISL के जो क्लब्स हैं वो इंडियन फैंस क्यों रो रहे हैं? इंडियन फैंस रोते हैं कि भाई हमारे जो क्लब्स हैं वो हमारे प्लेयर्स को टाइम पे छोड़ते ही नहीं है। अपने क्लब्स ही, मुल्क के अपने क्लब्स ही यार प्लेयर्स को नहीं छोड़े एशियन गेम्स के लिए कि वो जाके मुल्क को सर्व कर सकें, मुल्क को, देश को जाके रिप्रेजेंट कर सके। सही है? सिर्फ मोहन बगान ने छोड़ा था, बेंगलुरु ने छोड़ा था और आई थिंक ईस्ट बंगाल ने छोड़ा था। ये 3 जो क्लब्स थे जो कि वेल रिप्यूटेड क्लब्स हैं। इंडिया के जितने वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट्स हैं वो कहते हैं यार कि प्रमोशन रेलीगेशन लेके आओ। 10 साल से वो चीख के आर्टिकल्स लिख के मर गए कि यार प्रमोशन रेलीगेशन लेके आओ। अब फाइनली प्रमोशन और रेलीगेशन आने वाली है। अभी उनकी पंजाब FC जो है वो प्रमोट हो के आई है, नेक्स्ट सीज़न से वो रेलीगेशन स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है, टायर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मुल्क की फ़ुटबॉल को बेहतर करने के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव कि 3 से 4 टायर्स या एटलीस्ट 2 टायर्स हों कि जिसमें प्रमोशन, एक टीम जो है वो प्रमोट हो के आए सेकंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न में और एक टीम रेलीगेट हो जाए फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न में। ये होना इम्पेरेटिव है, इट इज़ क्रूशियल। ये क्रिकेट नहीं है मेरे भाई, ये क्रिकेट नहीं है कि तुम यहाँ पे 6 फ्रेंचाइज तुम लेकर आओगे, कोयटा बलूचिस्तान से लेके आओगे और अपना मुल्तान लेके आओगे, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर लेके आओगे और जी काम चल पड़ेगा। दिस इज़ नॉट क्रिकेट। आपको सेकंड डिवीज़न भी चाहिए, उसका क्या करोगे? प्रमोशन रेलीगेशन चाहिए। हम ISL के मॉडल पे नहीं चल सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले तो इंडिया जैसी मार्केट नहीं है हमारे पास, पहली बात तो ये है, ठीक है? उनकी तो 1.4 पता नहीं बिलियन की मार्केट है। दूसरी, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इंतहाई थका हुआ है और इंतहाई करप्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। पहली बात, वो सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। जो यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम उस मॉडल पे इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, हारिस बिन हारून का पॉडकास्ट पढ़ा हुआ है, आप ऑन द माइक पे जाके देख लो। इधर जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना वो 50 या 30 का ही रहेगा अगर आप फ्रेंचाइज सिस्टम लेके आए। ठीक है, आपके प्लेयर्स बड़े अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर्स वही रहेगा। ISL के जो जर्नलिस्ट्स हैं, इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं जो फुटबॉल पे लिखते हैं, जिनको समझ है फुटबॉल की, वो कहते हैं यार सुनील छेत्री के बाद हमारा अगला स्ट्राइकर कौन आएगा? कौन आएगा अगला स्ट्राइकर? क्योंकि हमारे तो जो स्ट्राइकर पोजीशंस हैं ISL में जितनी भी क्लब्स हैं उनकी जो स्ट्राइकर पोजीशंस पे जो प्लेयर खेल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेनर्स, मोस्ट ऑफ देम। अभी जेसन कमिंग्स खेल रहे हैं मोहन बगान के लिए, ये परेरा खेल रहा है इसके लिए, मुंबई सिटी के लिए। तो स्ट्राइकर कहाँ से प्रोड्यूस हो? क्योंकि उस पोजीशन पे वो लोकल प्लेयर तो खेल ही नहीं रहा। और यही इंडिया के जो वेल रिप्यूटेड जो जर्नलिस्ट्स हैं और जो लिखते रहते हैं अक्सर फुटबॉल के ऊपर, वो यही कहते हैं यार। और ईगोर स्टिमेच ने भी बोला है कि तुम स्ट्राइकर की पोजीशन पे उसको खिलाओ, लोकल प्लेयर को खिलाओ, अब हमारे इंडिया के लोकल प्लेयर को खिलाओ, ये ईगोर स्टिमेच ने बोला है। तो यही हारिस बिन हारून भी कहते हैं कि भाई आपके जो प्लेयर है ना उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, वो डेवलप नहीं हो सकेगा, वो पूल ऑफ प्लेयर्स भी छोटा ही रहेगा आपका।
क्योंकि आपका जो फ्रेंचाइज होता है ना, फ्रेंचाइज उसकी क्या थिंकिंग होती है, उसकी थिंकिंग ये होती है कि यार मैंने अपना जो मेरा फ्रेंचाइज है ना वो अगला मैच जीते, वो टूर्नामेंट जीते, वो कप जीते, ताकि मेरी जेब में पैसा आए। ये होते हैं फ्रेंचाइज ओनर की थिंकिंग। उसकी थिंकिंग ये नहीं होती कि भाई देश और मुल्क के लिए प्लेयर प्रोड्यूस करना है, उसकी थिंकिंग ये नहीं होती, स्पेशली फुटबॉल में। क्रिकेट की तो एक अलग मॉडल है, ये फुटबॉल है बाबू, ये फुटबॉल है, ठीक है। यहाँ पे नहीं चल सकता फ्रेंचाइज, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं चल सकता। जिस मुल्क में डिवीज़न का जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो धांधली करके इलेक्शंस करवाती है, प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन धांधली करके इलेक्शन कराती है, उस मुल्क के कॉर्पोरेट सेक्टर से तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फुटबॉल में इन्वेस्ट करेगी? व्हाट अ जोक, कम ऑन मैन, कम ऑन। बात बिल्कुल सीधी और साफ है, इधर फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं चल सकता। हारिस बिन हारून ये कह रहे हैं, पोपो एफसी के प्रेसिडेंट, कराची यूनाइटेड का शेख हमदान ये कहता रहा है, इवन इस्माइल फारूक भाई भी जो है वो इससे एग्री करते हैं कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं उनको क्या बनाना चाहिए, पावरफुल करना चाहिए, उनकी रीब्रांडिंग करनी चाहिए, लोगो चेंज करो, उनका नाम चेंज करो उनके, और उन्हीं को आगे लेके चलो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। लास्ट टाइम 2021 में पाकिस्तान प्रीमियर लीग हुई थी, राइट। 2 क्लब्स नीचे रेलीगेट हुए थे, उसमें से एक इस्लामाबाद की हुमा एफसी थी जो कि 1970 से एग्जिस्ट करती है, 1970 से। इन क्लब्स को आगे लेके आओ, हुमा एफसी जैसे क्लब्स को। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक मैं लिंक दे दूँगा, इधर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है उसको विदाउट डिपार्टमेंट सेटअप किया जा सकता है। मैं ये वापडा जैसे घटिया डिपार्टमेंट्स के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्रेंचाइज सिस्टम के हक़ में भी नहीं हूँ। आई डोंट वांट डिपार्टमेंट्स टू बी इन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग, लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो ये चीज़ है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई बाबू ये क्रिकेट नहीं है। अब आगे जो है मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास अब रह गए हैं 21 दिन। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मैच है 16 को, और 13 नवंबर को हमारे प्लेयर्स की फ़्लाइट है। तो हमारे पास 21 दिन है आज से, आज 22 तारीख है अक्टूबर, 21 दिन है हमारे पास। 21 दिन के अंदर हमने ट्रेनिंग कैंप भी कराना है, हमने फ़ॉरेन प्लेयर्स को भी लेके आना है। 3 फ़ॉरेन प्लेयर्स हमें लाजमी चाहिए जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं, मिकाइल अब्दुल्ला, आदिल नबी, एतजाज़। ये 3 हमें 16 नवंबर से पहले चाहिए, पहले। मैं 16 नवंबर से पहले की बात कर रहा हूँ। जो 2 मैचेस हमारे आने वाले हैं, अब एक खेलना है हमने सऊदी अरेबिया जाके, उसके बाद हमने होम पे खेलना है, किधर होम पे हमने खेलना है ताजिकिस्तान को होस्ट करना है हमने इस्लामाबाद में। तो हमें ये 3 प्लेयर्स लाजमी चाहिए, लाजमी। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को जो कॉन्ट्रैक्ट आप देना चाह रहे हैं वो आप मार्च तक दें। आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेवकूफ़ों की तरह मत दें उसको, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि मार्च के बाद तो फैसल साले हयात, वोल्डेमॉर्ट और थैनोस वापस आ जाएंगे। तो फिर उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली बार भी ये हो चुका है, पिछली बार भी जब होसे नगवेरा हमारा कोच था, उसको फैसल साले हयात और ये जो वोल्डेमॉर्ट और थैनोस, अशफाक हुसैन शाह, ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने उसको तनख्वाह तक नहीं दी थी, उसको विदाउट एनी टर्मिनेशन लेटर के उसको सैक कर दिया था होसे नगवेरा को। आप स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ भी यही करना चाहते हैं? यही करना है आपने? अगर यही करना है तो खुदा के लिए भाई हाथ जोड़ा हूँ मैं, उसको मार्च तक का कॉन्ट्रैक्ट दो, और फिर मार्च के बाद उससे कहो कि भाई ये तुम्हारी असाइनमेंट है, ये 4 मैचेस हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, इसमें तुम हमारी किसी तरह ना नैया पार करा दो। तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप मार्च तक दें। आप ये मत बेवकूफ़ी करें कि उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, ये मत करना बेवकूफ़ी। अब मैं आना चाहता हूँ कि हमारा चांसेस कितने हैं। हमारा जो ग्रुप है, हमारे पास सऊदी अरेबिया है, ताजिकिस्तान है, जॉर्डन है। कुछ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और उन ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तानीज़ को मैं ज़मीन पर लाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सऊदी अरेबिया ठीक है 7 मैचेस हारी है 8 में से, और 1 ड्रॉ की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो जिस ऑपोजिशन क्वालिटी के ख़िलाफ़ खेल रहे थे उनकी रैंकिंग क्या थी? माली की रैंकिंग क्या थी जो 3-1 अभी जिससे वो हारे? वो टॉप 40s में है दुनिया के अंदर, और सऊदी अरेबिया 57 पे है। सही है? तो माली ठीक ठाक टीम है, वो पाकिस्तान जैसी 193rd रैंक्ड टीम नहीं है जिसके पास ना आदिल है, ना एतजाज़ है, ना ओले सेतर है, ना मिकाइल अब्दुल्ला है। अगर ये 3 प्लेयर्स ना आए तो पाकिस्तान फुटबॉल टीम की 7 पुश्तें भी सऊदी अरेबिया और ताजिकिस्तान को नहीं हरा सकती। ये मैं आंखों में आके डाल के डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। पाकिस्तान मैक्सिमम गौर से सुनना, मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट निकालेगा इस ग्रुप में, 3 या 4, ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर ये 3 लड़के ना आए, गौर से सुनो मेरी स्टेटमेंट को, गौर से सुनो। उस दिन कोई सब्सक्राइबर कह रहा था कि भाई तुमने ये बोला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 25 करोड़ देती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं देती 25 करोड़, इंडिया की गवर्नमेंट देती है 25 करोड़। 45 करोड़ वो ISL से कमाते हैं, और 64 करोड़ AIFF को ग्रांट मिलती है फीफा से। ये एक इंडियन यूट्यूबर ने बोला है। हेरेन भाई को जाके पकड़ो, मुझे ना पकड़ो, क्यूरियस हैरी को जाके पकड़ो। तो ये है चीज़। मैं जो ना बात करना चाहता हूँ फैक्ट्स पे,
और फिगर्स पे। ताजिकिस्तान काफ़ी अच्छी टीम है। रशिया के साथ उन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है, रशिया को मैचेस नहीं मिल रहे, आई एग्री, रशिया को मैचेस नहीं मिल रहे, उनके मुल्क में जंग चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इवन देन दैट वाज रशिया, ठीक है। ताजिकिस्तान की फॉर्म काफ़ी अच्छी जा रही है, सिंगापुर को 2-0 हराया है उन्होंने, अभी आई थिंक मलेशिया को 2-0 हराया है, ये अभी जो मर्डेका कप हुआ है। दे आर प्लेइंग वेरी वेल, हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग के एतबार से अगर आप देखो तो वो तो कोसों मील दूर है। और अगर आपकी सिर्फ 21 दिन की प्लानिंग और प्रिपरेशन है, और आप अभी तो आपने ट्रेनिंग कैंप पता नहीं कब स्टार्ट करना है, 27 या 28 को आपने ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करना है, और अगर 30 को तुम ट्रेनिंग कैंप फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारे तो पास सिर्फ 2 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप है विदाउट अ लीग। ईगोर स्टिमेज भी यार 4 हफ्ते का मांगता है ट्रेनिंग कैंप विद अ लीग, उसके पास तो लीग है ISL की, हमारे पास तो लीग ही नहीं है। तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि तुम सऊदी और ताजिकिस्तान को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कैंप पे हरा दोगे, और विदाउट आदिल, विदाउट एतजाज़ और विदाउट ये अपना मिकाइल अब्दुल्ला, विदाउट दीज 3 प्लेयर्स एटलीस्ट ये चाहिए, या इमरान कियानी भी एक ऑप्शन है, इमरान कियानी के ऊपर भी कोई बात नहीं चल रही। तो ये बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है कि भाई हम सऊदी को हरा देंगे, ताजिकिस्तान को हरा देंगे विदाउट दीज 3 डायस्पोरा प्लेयर्स एंड विदाउट 4 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग कैंप। 4 वीक्स तो अब रही नहीं, अब तो 3 वीक्स रह गए। तो लॉजिक ये कहती है कि हमारा कोई चांस नहीं है, लॉजिक ये कहती है, लॉजिक के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो हमारा चांस कोई नहीं है। सो आई बिलीव कि हमें अपनी प्रिपरेशन और प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे ना मौजज़ात नहीं चलते, इधर इंशाल्लाह और माशाल्लाह नहीं चलेगा, इधर चाहिए प्लानिंग और प्रिपरेशन। वी हैव नो चांस अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड ताजिकिस्तान अगर प्लानिंग और प्रिपरेशन नहीं है, और अगर डायस्पोरा प्लेयर्स टाइम पे नहीं आते। टॉक विद लॉजिक, लॉजिक क्या कह रही है? लॉजिक कह रही है कोई चांस नहीं है, और मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट निकालने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक स्टेटमेंट दे और एक मैच लाजमी जीते, और ये स्टेटमेंट होनी चाहिए कि भाई हम पंचिंग बैग नहीं है, हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। तो लड़ने के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन चाहिए होते हैं, वो कौन करेगा? मेरा बाप आगे करेगा। बाकी ये कि आज मैं लिवरपूल के ऊपर भी बात करूँगा, और लिवरपूल एंड एवर्टन का जो मैच हुआ बहुत ही क्लासिक मैच, और एक ड्रामेटिक गोल भी मारा क्या कहते हैं सलाह ने 97वें मिनट में। डार्विन नूनेस की जो एक्सक्विजिट पास था, मज़ा आ गया उसकी असिस्ट देख के। अभी भी उसने यूरुग्वाई के लिए असिस्ट किया और गोल किया। मैं सोच रहा था कि शायद एंडो को स्टार्ट कराएगी यर्गन क्लॉप ने स्टार्ट नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं था, बट ग्रेवनबर्च ने स्टार्ट किया एंड ही लुक्ड प्रीटी सॉलिड टू बी ऑनेस्ट विद यू। उसके बाद फिर वो बेंच से उठ के हार्वी एलियट आया, डार्विन नूनेस आया, जो गोमेज, मैटिप आया, तो 4 या 5 सब्स्टिट्यूशंस की थी। सो आई वॉज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। लेकिन ये है कि उधर से मैनचेस्टर सिटी भी जीत गई है, ब्राइटन को उन्होंने 2-1 हराया है, 2-1। सो जूलियन एल्वारेज अगेंस्ट भाई वो आग निकाल रहा है भाई, वो मुंह से आग निकाल रहा है, वो अपने पैरों से आग निकाल रहा है। एंड आर्सेनल से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चेल्सी से ड्रॉ कर देंगे, लेकिन वो अवे मैच था, और मुड्रिक का जो गोल था वो बहुत ही कोई तबाही किस्म का गोल था। बट ऑल्सो यू हैव टू से यार डेक्लन राइस ने जो गोल किया, डेविसन सांचेज की गलती थी जो कीपर था चेल्सी का, बट जो गोल किया है डेक्लन राइस ने, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने फिनिश मारा है, और काफ़ी दूर से किया था, आई थिंक 35-30 यार्ड से था। तो फिनोमिनल यार, फिनोमिनल। प्रेसिंग जो थी काफ़ी मुझे आर्सेनल की अच्छी लगी थी। सेकंड हाफ में चेल्सी जो थी वो थोड़ा सा पैसिव एग्रेशन दिखा रही थी, और उनकी जो प्रेसिंग भी थी उसमें वो एक गाइल नहीं थी, देयर वाज नॉट नो गाइल जब वो प्रेस भी कर रहे थे, तो वो काफ़ी पैसिव किस्म का उनका एक अप्रोच लग रही थी। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल, लेकिन आपको ये मैच वैसे जीतना चाहिए था। आई वुड से कि चेल्सी इस रिज़ल्ट से ज़्यादा खुश होगी, चेल्सी बहुत ज़्यादा खुश होगी इस रिज़ल्ट से, जो भी उनके फैंस हैं, क्योंकि मेरा अपना भाई चेल्सी फ़ैन है, तो वो ज़्यादा खुश होंगे। बट ये है कि आई थिंक आर्सेनल हैज़ ड्रॉप्ड पॉइंट्स, और अभी अगर आप टेबल के अंदर देखो तो लिवरपूल जो है और आर्सेनल जो है और सिटी जो है वो बिल्कुल करीब करीब है। लिवरपूल 1 पॉइंट दूर है इन दोनों से। मैं ये नहीं कह रहा कि हम टाइटल रेस में हैं, वो तो बज़ाहिर लग रहा है कि हम टाइटल रेस में हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वी आर फाइटिंग। मेरे ख्याल से हमें लिवरपूल को ब्राइटन के ख़िलाफ़ जो है ना पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए थे। मैंने उस गेम में भी कहा था कि हमने गेम को मैनेज नहीं किया अच्छे तरीके से, और मैंने उसको उस मैच में मैंने यर्गन क्लॉप की जो सब्स्टिट्यूशंस थी उसको भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था। आई डिड क्रिटिसाइज़ हिम बिकॉज आई थिंक यर्गन क्लॉप is not immune to criticism, even though he is a legend for Liverpool, he is a god for Liverpool, लेकिन still मैं फिर भी उसको करता हूँ क्रिटिसाइज़। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो गेम मैनेजमेंट होती है वो ठीक तरीके से नहीं होती, बट आई थिंक वी हैव ऑलवेज सेड दिस एज लिवरपूल फैंस कि हमें एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए और हमें एक सेंटर बैक चाहिए, और उसकी जो कमी है वो हमें नज़र आ रही है कि अब एंडो को तो यूज़ ही नहीं कर रहा यर्गन क्लॉप। एंडो को यूज़ क्यों नहीं कर रहा वो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये यूज़ क्यों नहीं हो रहा वो,
इवन दो ही वॉज ओनली बॉट फॉर 16 मिलियन पाउंड्स। तो ये चीज़ थी। हमने बॉक्स मिडफील्ड जो है ना वो थोड़ी छोड़ी हुई आजकल, वो स्ट्रक्चर हम मेंटेन करके नहीं रखते बॉक्स मिडफील्ड वाला। ग्रेवनबर्च वो थोड़ा सा लग रहा था कि यार डीप ड्रॉप कर रहा है, और मैकेलिस्टर जो है वो लेफ़्ट हाफ स्पेस में थोड़ा सा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा था। एंड द सेम वाज द केस विद साबोस्लाई कि ये दोनों हाफ स्पेसेस में नज़र आते थे, और एक फ्रंट फाइव ही बन रहा है लिवरपूल का। 2011 से लेके आज तक एवर्टन ने सिर्फ एक बार एनफील्ड पे लिवरपूल को हराया है, वो भी कार्लो एंचेलोटी के टाइम पे, जब कार्लो एंचेलोटी एवर्टन का मैनेजर था। तो 12 सालों में एक बार एनफील्ड के मैदान में एवर्टन ने लिवरपूल को हराया। सो वी ओन यू मैन, वी ओन यू इन मर्सीसाइड डर्बी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। डियोगो डेलो ने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छा गोल मारा, काफ़ी ब्लॉकबस्टर गोल था। और मैकटोमिने तो पागल हो गया भाई। मैकटोमिने जो है ना आजकल वो नेक्स्ट लेवल का एक उनका वो गोल स्कोरर बना हुआ है। वो है मिडफील्डर, लेकिन ऐसा लगता है बेंजेमा बना हुआ है वो उनके लिए। बाकी ये कि मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल सी यू सून, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।